जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू ए टू जेड स्टडी। अब अभी आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का फिजिक्स का क्रैश कोर्स चल रहा है एयरफोर्स ग्रुप एक्स के लिए। और अब तक के क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है वो जान लेते हैं। तो अब तक के क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो पहले दिन हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट, डायमेंशन, और इन सबको मैंने आपको निकालना सिखाया था कि डायमेंशन कैसे निकलता है यूनिट से। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसका क्वेश्चंस किया था। फिर उसके बाद हमने स्पीड और वेलोसिटी पढ़ा था। स्पीड, वेलोसिटी और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सारे एक ही वीडियो में पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने उसके क्वेश्चंस किए थे। फिर उसके बाद हमने रेस्ट एंड मोशन पढ़ा था, और गति के नियम के जितने भी इक्वेशन हैं सारे इक्वेशन पर हमने क्वेश्चंस किए थे, न्यूमेरिकल बनाए थे उसके। फिर उसके बाद हमने कल के वीडियो में पढ़ा था वर्क, पावर, एनर्जी की थ्योरी हमने पढ़ी थी। और आज हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए एक बार अब रिवीजन कर लेते हैं कल के क्लास की। तो कल के क्लास में जो जो फार्मूला हमने पढ़ा था वो एक बार देख लीजिए। तो हमने पढ़ा था वर्क के बारे में। वर्क क्या होता है? तो वर्क इज ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डब्ल्यू इजकल टू एफ एस कॉस थीटा, या फिर एम जी एच भी इसका एक फार्मूला होता है वर्क का। फिर हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी इजकल टू हाफ एम बी स्क्वायर। यहाँ पर एम क्या है? तो एम है मास, बी है वेलोसिटी, और एक काइनेटिक एनर्जी का होता है पी स्क्वायर बाई टू एम। ये रिलेशन भी होता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का। तो इस पी स्क्वायर बाई टू एम भी, इस फार्मूला भी देख लीजिएगा। इस जितने भी यहाँ पर दिख रहे हैं सारे पर आज क्वेश्चन हम लोग करेंगे। फिर पढ़ा था हमने मोमेंटम भी, मैंने बताया था आपको क्या होता है। तो मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, समय बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। फिर हमने क्या पढ़ा था? पोटेंशियल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा बराबर क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है एम जी एच। मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है वो। फिर उसके बाद उसका हाइट जो होता है एम जी एच। फिर उस पावर के बारे में हमने पढ़ा था। पावर क्या होता है? क्षमता किसे कहते हैं? शक्ति। शक्ति कार्य करने की जो दर होती है उसे हम शक्ति कहते हैं, पावर। पावर इजकल टू क्या होता है? वर्क बाई टाइम, या एम जी एच बाई टी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इन सब पर क्वेश्चंस। ये पहला क्वेश्चन है, ये आप लोगों को बताना है। ये मैंने आप लोगों के लिए एक रिवीजन के लिए दे दिया कि एक बार मैं इसी बहाने एक बार फिर से आपको एक बार और बता दूं। तो इसमें बोल रहा है कि व्हेन अ बॉडी फास्ट फ्रीली अंडर ग्रेविटी देन द वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज। मतलब कि कोई वस्तु जो है वो स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिर रही है। कोई यहाँ पर वस्तु है, ये अर्थ पर गिर रही है स्वतंत्र रूप से, नीचे गिरती आ रही है। तो बताना है कि यहाँ पर ग्रेविटी के कारण जो वर्क हुआ वो क्या हुआ। तो यहाँ पर ग्रेविटी का फोर्स किधर लग रहा है? तो ग्रेविटी अपनी ओर खींच रही है नीचे की तरफ। हम जानते हैं कि पृथ्वी किसी हर वस्तु को अपनी तरफ नीचे की ओर खींचती है। पृथ्वी का एक अपना बल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये नीचे की ओर खींच रही है। तो यहाँ पर इसका थीटा कितना हो जा रहा है? थीटा यहाँ पर 90 डिग्री हो जा रहा है। तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना आता है? 1। तो यहाँ पर ये काम जो होता है ये काम कर रहा है, यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा, इसका ऑप्शन 1 होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि व्हेन अ कुली वॉल्क्स ऑन अ हॉरिजेंटल प्लेटफॉर्म। मतलब कि कोई कुली है वो हॉरिजेंटल प्लेटफॉर्म पर चलता है। विथ अ लोड ऑन हिज हेड, अपने सर पर कोई वो लोड लिया हुआ है और चल रहा है। द वर्क डन बाई द कुली ऑन द लोड इज जीरो। बोल रहा है कि जो वो काम किया वो कुली, वो तो अपने सर पर बोझ लिया है और वो हॉरिजेंटल चल भी रहा है। तो वो काम किया वो जीरो है। आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। अगर आपने कल का लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि इसका जवाब क्या होगा। तो उसने तो कोई काम नहीं किया। क्यों काम नहीं किया? क्योंकि वो हॉरिजेंटल चल रहा है। और हमने पढ़ा था जब हॉरिजेंटली कोई काम कर रहा है तो वहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा हॉरिजेंटल में? 90 डिग्री। और जब थीटा 90 डिग्री हो गया तो कॉस 90 का वैल्यू होता है जीरो। तो इस हिसाब से तो उसने फिजिक्स के लैंग्वेज में कोई भी काम नहीं किया, उसका वर्क जीरो रहा। वो बोलेगा कि मैंने काम किया, लेकिन उसने फिजिकल लैंग्वेज में, उसने फिजिक्स के लैंग्वेज में कोई भी काम नहीं किया। अब आगे वाला प्रश्न देखिए, इसमें क्या बोल रहा है? ये हिंदी में, मैं आपको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके बता दे रहा हूँ। ये बोल रहा है कि कोई वस्तु का वेग 4 गुना बढ़ जाता है, यानी कि किसी बॉडी की वेलोसिटी जो है वो 4 टाइम्स बढ़ जाती है। तो बोल रहा है फिर क्या? तो उसकी गतिज ऊर्जा कितना बढ़ जाएगी, उसकी जो ये काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी बढ़ जाएगी। यानी कि कोई वस्तु है उसका जब वेलोसिटी 4 टाइम्स बढ़ जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितना टाइम्स बढ़ जाएगी, ये आपको निकालना है इसमें। और ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमेशा पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेलोसिटी से, और हमेशा ये पूछ भी देता है। तो इसमें देखिए क्या होता है, हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। ये हमने कल पढ़ा था। अब यहाँ पर मान लीजिए इसका पहले वैल्यू, इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। फिर जब ये 4 गुना बढ़ जाता है, ये पहले था इनिशियल, फिर फाइनल इसका क्या हो जाता है? तो एम वी स्क्वायर, इसका 4 गुना भी बढ़ जाता है वेलोसिटी, तो कितना हो जाएगा? 16 वी स्क्वायर। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम? या फिर इसको हम लिख सकते हैं ना, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 16। मतलब कि क्या, ये 16 गुना बढ़ गया। पहले था ये 1 बाई
हाफ एम बी स्क्वायर, फिर 16 से गुणा 16, तो पहले ये 1 था, हाफ एम बी स्क्वायर था 1 था, तो अब ये 16 हो गया, तो ये कितना गुना बढ़ गया। अब यहीं पर कन्फ्यूजन जाती है, आप लगा देंगे 16 गुना बढ़ गया, लेकिन ये 1 से 16 हुआ, यानी कि ये 15 बढ़ा अब। तो ये इसका सही आंसर क्या हो गया, ये 15 गुना बढ़ा। पहले तो 1 पहले से ही विद्यमान था, और ये अब 16 हुआ, तो ये तो 15 बढ़ा अपने 1 से, तो ये कितना गुना हुआ, तो ये 15 गुना बढ़ गया। इसका सही आंसर होगा 15 गुना, ये 15 गुना बढ़ जाएगा, 15 टाइम्स ये बढ़ जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वो क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा हमेशा, क्योंकि उसमें 1 पहले से था और वो 16 हो गया, तो उसमें 15 बढ़ा, यानी कि वो 15 गुना बढ़ गया। अब ये अगला प्रश्न है कि अ गार्डनर पुशेस अ लॉन रोलर थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। हिंदी मीडियम वाले कुछ लड़के हैं वो बोलते हैं सर हिंदी में पढ़ाइए, तो मैं इसका हिंदी में भी जितने भी आज क्वेश्चन कराऊंगा उसका हिंदी इंग्लिश में दोनों में बताते चलूँगा। जो हिंदी में होगा उसको मैं इंग्लिश में बता दूंगा, और जो इंग्लिश में होगा उसको मैं हिंदी में बता दूंगा। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि कोई गार्डनर यानी कि माली वो क्या करता है, एक लॉन रोलर, जो जब ज़मीन पर जो रोलर चलाया जाता है गार्डन में, उसे वो चला रहा है, और 20 मीटर डिस्टेंस उससे चलाया। 20 मीटर मतलब कि वो चलाया उस रोलर को। अब बोल रहा है कि उसने 20 केजी वेट का वो, और वो रोलर का जो वेट है वो 20 केजी है, और उसने क्या किया, तो 60 डिग्री थीटा के अलॉन्ग, यहाँ पर थीटा भी दियो आपका 60 डिग्री, तो इसमें क्या किया आपको मिल गया। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि गार्डनर पुशेस अ लॉन रोलर थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इफ ही अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 20 केजी वेट इन डायरेक्शन इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू ग्राउंड, फाइंड द वर्क डन बाय हिम। मतलब कि कोई माली 20 मीटर की दूरी तय करता है एक रोलर से, 20 मीटर को उस रोलर को ढकेल के ठेल के ले जाता है, और उस रोलर का वेट है 20 केजी। 20 केजी के रोलर को 20 मीटर ले जाता है, और उस वहाँ पर जो फोर्स लगाता है वो थीटा वहाँ पर 60 डिग्री दिया है। तो यहाँ पे आपको थीटा भी मिल गया है, एस भी मिल गया है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, और इसका वेट भी मिल गया है। तो क्या हो गया, यहाँ पे आपको निकालना है पहल डब्ल्यू इजकल टू क्या होता है, वर्क, एफ एस कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे हमें फोर्स तो नहीं पता चला कितना फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स क्या क्या निकलता है, हमने क्या पढ़ा था, फोर्स इजकल टू बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, फोर्स इजकल टू एम ए या फिर एम जी। तो यहाँ पर जी का वैल्यू कितना दिया है 9.8, तो एम दिया है 20, जी का वैल्यू दिया है 9.8, तो ये कितना हो गया, इतना न्यूटन मीटर हो गया। फोर्स यहाँ पर हमारा आ गया 20 इंटू 9.8 न्यूटन मीटर, तो ये हम लोग फोर्स को उसी तरह से छोड़ देते हैं। अब हम लोग इसे वर्क निकालते हैं, तो वर्क क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो एफ तो हमारा आ गया कितना, एफ हमारा आ गया था 20 इंटू 9.8, अभी निकाला था हमने। फिर हमारा डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है 20, और थीटा 160 का वैल्यू कितना होता है, थीटा 160 का वैल्यू होता है 1.2, 2 से ये 10 से कैंसिल हो गया, फिर 10 से कैंसिल कर दिया, ये पॉइंट कट गया, तो 20 इंटू 9.8 इक्वल कितना हो गया 1960 जूल, 1960 जूल। जूल इसका ऐसा यूनिट होता है वर्क का, तो जूल भी लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी में, ये प्रश्न है, इसमें दिया है कि यदि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल आरोपित किया जाता है, मतलब कि इफ़ वी अप्लाइड 5 न्यूटन फोर्स ऑन ए बॉडी, फिर क्या बोलता है, और वह वस्तु बल की दिशा में 10 मीटर विस्थापित हो जाती है, एंड डेट पिन डिस्प्लेस्ड, डेट बॉडी डिस्प्लेस्ड 10 मीटर। फिर बोल रहा है कि तो किया गया कार्य आपको निकालना है। तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन इसमें कि इसमें सारा कुछ दे दिया है, फोर्स भी दिया है आपका कितना 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 10 मीटर, और वो बल की दिशा में हो रहा है लॉन्ग विथ फोर्स हो रहा है, तो वो लॉन्ग विथ फोर्स हो रहा है, तो वहाँ पर थीटा 0 डिग्री हो रहा है, तो थीटा 0 डिग्री इसी समय सबसे मैक्सिमम हमारा काम होता है, थीटा 0 का वैल्यू होता है 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10 इंटू 5 इंटू 1 इजकल टू कितना 50 न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को हम क्या लिख सकते हैं 50 जूल, 1 जूल इजकल टू 1 न्यूटन मीटर होता है, इसका आंसर ये हो जाएगा 50 जूल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि अ बॉडी ऑफ मास 40 kg इज ड्रैगेड 8 मीटर ऑन अ रूट ऑफ हॉरिजेंटल सरफेस इन 10 सेकेंड। मतलब कि किसी हॉरिजेंटल सरफेस पर क्षैतिज अक्ष पर ये बोल रहा है कि 40 kg द्रव्यमान का कोई वस्तु है, 40 kg मास का कोई वस्तु है, वो 8 मीटर तक उसको ड्रैग करता है। तो आपको इसमें क्या निकालना है, फिर उसके बाद बोलता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी एंड कांस्टेंट फोर्स 20 न्यूटन का इस पर लगता है। तो आपको कैलकुलेट करना है फोर्स डन, वर्क डन बाई फोर्स, और फिर टोटल वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज, दोनों निकालना है। तो पहले तो हम निकालते हैं वर्क डन बाई फोर्स, तो इसमें तो क्या हो जाएगा, तो इसमें तो इस सबसे कुछ है नहीं, मतलब यहाँ पर एम दिया हुआ है आपका 40,
kg। फोर्स भी लग रहा है इस पर 20 न्यूटन का। तो वर्क कितना हो जाएगा, W=Fs। देखिए अब अगला प्रश्न है कि अ पर्सन इज होल्डिंग अ बकेट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, ही मूव्स अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर एंड देन ही क्लाइम्स अप अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, फाइंड द टोटल वर्क डन बाई हिम। उसने टोटल काम किया ये निकालना है। इसमें यानी कि बोल रहा है कि देख लीजिए, पहले एक कोई पर्सन है वो पहले हॉरिजॉन्टल चल रहा है 5 मीटर, फिर उसके बाद वो वर्टिकल 10 मीटर चलता है। तो उसका टोटल उसने काम किया कितना किया ये बताना है। इसमें फोर्स आपका गिवन है 10 न्यूटन का फोर्स लगाता है। तो पहले हम निकालते हैं इसका 5 न्यूटन, 5 मीटर जो चलता है तो इसकी डिस्टेंस कितनी, इसमें कितना उसने काम किया। तो इसमें हॉरिजॉन्टल चल रहा है तो इसमें तो कोई काम हुआ नहीं, क्योंकि इसके ये हॉरिजॉन्टल चल रहा है तो इसमें थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, और कॉस थीटा 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो पहले जो इसने चला 5 मीटर का डिस्टेंस उसमें तो उसने 0 काम किया। फिर जब वो 10 मीटर फिर चला तो ये 10 मीटर इसने कहाँ चला, तो इसने वर्टिकल डिस्टेंस में चला। और जब वर्टिकल में चला तो यानी कि इसका थीटा 0 डिग्री हो गया यहाँ पर। तो यह जब वर्टिकल में कोई चलता है तभी वो मैक्सिमम काम करता है। तो जब उसने 10 मीटर चला तो इसमें आप निकालें कि जो उसने काम किया वो कितना हुआ। तो इसमें फोर्स आपका है 10 न्यूटन, डिस्टेंस ट्रेवल किया है 10 मीटर, तो इसने टोटल वर्क कितना किया 10 × 10 = 100। इसने यहाँ पे 100 जूल काम किया। पहले इसने कितना काम किया था 0, तो इसने टोटल वर्क हो गया इसका कितना 100 + 0 = 100 जूल। इसने इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 100 जूल। अब ये प्रश्न देखिए, इस प्रश्न में बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 44% बढ़ जाती है, यानी कि किसी वस्तु की जो काइनेटिक एनर्जी है वो 44% की बढ़ जाती है, और उसका मास वही रहता है, जो पहले मास था वही उसका मास है, तो उसका मोमेंटम कितना बढ़ा, उसका संवेग कितना बढ़ा, ये आपको निकालना है। तो हमने काइनेटिक एनर्जी के 2 फार्मूला पढ़े थे, एक 12 mv² और एक हमने पढ़ा था p²/2m। इस तो ये मोमेंटम से रिलेटेड वाला फार्मूला था, और यही यहाँ पे लगेगा, क्योंकि यहाँ पे तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन से क्वेश्चन पूछा है। तो Ke होता है p²/2m। अब यहाँ पे हमें p निकालना होगा, तो हमें निकल सकता है ना, p कितना हो जाएगा, p हो जाएगा √2m × Ke, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर जब हटेगा तो ये भी अंडर रूट में आ जाएगा, और इधर जाएगा, अगर इसको हटा करके इधर इधर ले गए तो ये भी इंटू में चला जाएगा √2m। अब यहाँ पे मतलब कि हमारा P1 कितना हो जाएगा, P1 हो जाएगा √2m × 100। मान लीजिए ये 44% की वृद्धि होती है, तो मान लीजिए पहले ये 100 था, अब ये 44% की वृद्धि हो गया तो कितना हो गया 144 हो जाएगा, 2m × 144। अब जब ये 100 को अंदर रूट से बाहर निकालेंगे और 144 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा P1 जो पहले था वो हो जाएगा हमारा √2m × 10, और जो P2 बाद में हुआ वो हो जाएगा हमारा कितना √2m × 12। यानी कि इसमें क्या बढ़ा, ये तो वही रहा, क्योंकि मास तो सेम है, मास नहीं बढ़ रहा है, कांस्टेंट है। तो इसमें पहले हमारा इसका मोमेंटम मान लीजिए 10 था, अब ये 12 हो गया, तो बताना है कि इसमें टोटल इंक्रीजमेंट कितना हुआ, कितना टोटल बढ़ गया। तो 10 से 12 हम कैसे निकालते हैं, परसेंटेज वृद्धि कैसे हम निकालते हैं, कि जो पहले था फाइनल वैल्यू जो आया उसमें से हम इनिशियल वैल्यू को माइनस कर देते हैं, और फिर उसमें जो इन फाइनल वैल्यू था उससे हम उसमें भागा करके 100 कर देते हैं। परसेंटेज यहीं से नहीं निकलता है, जो देखिए डायरेक्ट भी देख लीजिए आप, अभी ये 10 है, 10 से 12 हुआ तो इसमें कितनी वृद्धि हुई, 2 की वृद्धि हुई, और 10 का 2 कितना परसेंट होता है 20% होता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 20%, 20% की इसमें वृद्धि हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं आप। नेक्स्ट प्रश्न है, इफ अ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज बाई 40% देन व्हाट वुड बी द इंक्रीजेज परसेंटेज इंक्रीजेज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि यदि संवेग में किसी बॉडी के संवेग में 40% की वृद्धि हो जाती है तो उसके काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट का वृद्धि होगा, ये आपको निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, अभी हमने पढ़ा p²/2m, p²/2m, या फिर हम अब यहाँ पे एक कंपेरिजन कर रहे हैं, रेशियो दिया है, तो E1 = E2 हम मान लेते हैं, E1 काइनेटिक एनर्जी है, तो इसका क्या हो जाएगा P²/P1² / P2²।
2m/2m जो होता है वो तो कैंसिल हो गया। तो ये हो गया इक्वेशन, इसी पर हमें निकालना होगा, ये आप निकालिए। U1/U2 इक्वल टू P1² इस पर हम जब इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा U1/U2 हो जाएगा, मान लीजिए पहले ये 10 था, अब ये बढ़ करके 40% बढ़ गया तो ये 14 हो गया। तो हमारा यहाँ पे ये हो गया 10 P1² और फिर 14 P2²। अब यहाँ पे क्या हुआ, वही बढ़ा है ना, ये 10 से बढ़ करके 14 हो गया, तो यहाँ पे P1 कैंसिल हो गया। तो अब कितना हो गया, इसको हम लिख सकते हैं ना, U1 इक्वल टू 1.96 E2 के बट्टे में, या फिर E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.96 E1। अब जब E2 इक्वल टू 1.96 हुआ, इसका मतलब क्या, E1 हमारा कितना है, E1 हमारा है 1 और E2 है 1.96, तो कितना वृद्धि हुआ इसमें, टोटल इसमें हुआ कितना 0.96। अब ये 1 से 0.96 का वृद्धि हुआ, तो 1 का 0.96 कितना होता है 96%। तो इसका आंसर हो जाएगा टोटल इंक्रीजेज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 96%। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 60 kg का एक व्यक्ति 60 kg का एक व्यक्ति 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई की 100 सीढ़ियाँ 1 मिनट में चढ़ जाता है, तो उस व्यक्ति की पावर निकालिए। आप घर में भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके घर में 20 सीढ़ी है तो आप कितने सेकंड में उसको उस सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं, तो आप अपना पावर निकाल सकते हैं कि मेरी शक्ति कितनी है। तो इससे पावर निकालना है, तो पावर P इक्वल टू क्या होता है, हमने एक और इक्वेशन तो P इक्वल टू होता है W/T, और W इक्वल टू mgh होता है, तो P इक्वल टू क्या होता है mgh/T भी लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है, इस इक्वेशन पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास m इक्वल टू 60 kg है, हाइट भी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर ऊंचाई की सीढ़ी है, तो हाइट टोटल 100 सीढ़ी चलता है, तो कितना हो जाएगा 10 × 100, टोटल उसने 1000 सेंटीमीटर चल गया। और 1000 सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे, क्योंकि केजी में ये दिया है, इसको भी मिनट में बदल देंगे, सेकंड को MKS पत्ती में। सारे यूनिट जो होती है ना, सारे एक ही यूनिट में होने चाहिए, एक ही सिस्टम में। तो MKS सिस्टम में सारी होगी, SI सिस्टम जिसे हम स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं, तो उसी में होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 10 मीटर। तो हमारा हाइट भी आ गया, यानी कि हमारा मास आ गया, हाइट आ गया। अब हमारी ग्रेविटी इसमें दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड का यूज करना है, और टाइम भी दिया हुआ है 60 सेकंड। तो इसको हम अब इसको पावर निकालेंगे, तो पावर कितना हो जाएगा m60 इंटू G10 इंटू हाइट भी हो गया 10 मीटर, बट्टे में टाइम इसका हो गया 60 सेकंड। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 वाट। उस व्यक्ति की पावर है 100 वाट। उसी तरह से अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी ये भी पावर से रिलेटेड। इसमें क्वेश्चन है कि 373 मीटर गहरे तालाब में 360 kg पानी 30 मिनट में निकालता है कोई मोटर, यानी कि कोई मोटर है, वो 373 मीटर कोई गहरा तालाब है, उस तालाब से वो 30 मिनट में 360 kg पानी निकाल देता है। तो उस मोटर की पावर आपको निकालनी है, उसकी पावर कितनी है। और पावर क्या होता है, शक्ति पावर क्या होता है, कार्य करने की क्षमता को शक्ति बोलते हैं। कार्य करने की क्षमता को शक्ति नहीं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर एंड कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो यहाँ पे हमें निकालना है इसकी एनर्जी, इसकी पावर निकालनी है। तो इसका इसमें क्या क्या दिया हुआ है, हमारा m हो गया 360 मास पानी का, फिर उसके बाद हमारी h भी दिया है 373, उसके बाद हमारा इसमें ग्रेविटी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, g भी दिया हुआ है। इसके बाद इसमें क्या दिया है, और टाइम दे दिया होना चाहिए। टाइम कितना दिया है 30 मिनट। 30 मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, तो 30 मिनट में 1800 सेकंड। टाइम भी हो गया 1800 सेकंड। अब इसको भी उसी पर निकाल देंगे, P इक्वल टू mgh/T। m हो गया 360, g हो गया 10, h हो गया 373, और टाइम टोटल ले रहा है 1800 सेकंड। करेंगे तो कितना आ जाएगा 1800 सेकंड ले रहा है, तो डबल 0 कैंसिल हो गया। 36 इंटू 373,
36 इंटू 373 डिवाइडेड बाई 18, 18×3 = 36, टोटल हो गया 746 वाट। 746 वाट इसका आंसर आ जाएगा। और 1 HP बराबर कितना होता है? 746 वाट। तो उस मोटर की शक्ति कितनी होगी? वो 1 HP की वो मोटर है, 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट होता है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था। चलिए अब मिलते हैं कल के सेशन में। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल हम लोग अगला चैप्टर लेकर आएंगे आपके लिए, नया चैप्टर। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर कोई स्टडी रिलेटेड ग्रुप होगा तो उसमें भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।